अब अपना वीडियो का अपन पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन उसमें सबसे पहले जल शीतलन प्रणाली का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, परिचय कि जल शीतलन प्रणाली एक्चुअल में होती क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, इस प्रणाली में इंजन की ऊष्मा पहले शीतल जल द्वारा ग्रहण की जाती है। अतः इस जल की ऊष्मा वायुमंडल की वायु को प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसमें कैसे वायुमंडल को प्रदान की जाती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इंजन के अंदर जल को वाटर जैकेटों के द्वारा जल को घुमाया जाता है, जिससे कि इंजन की जो ऊष्मा होती है वो पहले जल में आती है, फिर जल इंजन के वाटर जैकेटों होता हुआ इंजन से होस पाइप लगा रहता है, जो कि रेडिएटर के इनलेट में जुड़ा रहता है। ठीक है, इंजन से जो होस पाइप लगा रहेगा वो रेडिएटर में पानी ले जाने का काम करेगा। ठीक है, उसमें जैसे ही जब इंजन गर्म होगा और जब जो पानी गर्म होके बाहर निकलेगा वो रेडिएटर में लोअर टैंक में जाएगा, अपर टैंक में जाएगा। अपर टैंक में जाने के बाद में जो नीचे जालियाँ बनी होती है रेडिएटर में, उन जालियों को बोलते हैं अपन कोर। उनके अंदर पाइपें होती हैं पतली पतली, जो कि अपनी पीतल की या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, और उसके ऊपर बारीक बारीक जाली सी होती हैं कोरों के ऊपर। तो इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं रेडिएटर के अपर कैप और लोअर कैप के बीच के जो भाग होता है इसको बोलते हैं अपन कोर। ठीक है, इस कोर में से जब पानी अपर टैंक से लोअर टैंक की तरफ जब आता है तो इसमें क्या होता है कि जो ही पानी ऊपर से नीचे आएगा तो बारीक बारीक पाइपों के द्वारा आएगा, और पाइपों के ऊपर क्या लगी हुई हैं, जालियाँ। और जालियाँ सीधा वहाँ पे इंजन के पास एक पंखा भी लगा होता है, जो सीधा उन जो जालियाँ होती हैं उनके ऊपर हवा भगाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जो ही हवा उनके टच में जाएगी जालियों के में, तो जो गर्म जल होगा वो ऊष्मा किसको प्रदान करेगा, वो करेगा उन पाइपों को, और पाइप किसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, उन जालियों को। और जो जालियाँ होंगी वो सीधा किसके टच में है, वो है सीधी वायु के टच में। तो ठीक है, इस प्रकार से इस प्रणाली में जल के द्वारा ऊष्मा को ग्रहण करके और वायुमंडल में प्रदान इस प्रकार से की जाती है। जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने बताया कि जैसे इंजन का जो भी टेम्परेचर होता है उसको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, और जल का उपयोग करने के बाद में जो ही जल इंजन से बाहर निकलकर रेडिएटर की अपर कैप में जब आता है, तो अपर कैप से जब नीचे पाइपों के माध्यम से जब नीचे लोअर टैंक में जाता है, तो उसके बीच में उन पाइपों के ऊपर जालियाँ बनी होती हैं। वो जो जालियाँ होती हैं वो सीधा वायुमंडल के टच में होती हैं, और कुछ इंजनों में उन जालियों से जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हवा देने के लिए वहाँ एक पंखा भी लगाया जाता है, जो सीधा उन जालियों में जितनी वो हीटिंग होंगी उससे उस पंखे के द्वारा जो हवा जाएगी उसके माध्यम से वो जो ऊष्मा होगी वो ऊष्मा वायुमंडल में प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, अब अपन इसके आगे
देखते हैं वायुमंडल में प्रदान कर दी जाती है। अतः इस प्रणाली को एक प्रकार से अपन अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली कहते हैं। अतः इस प्रणाली को अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली क्यों कह सकते हैं, इसके ऊपर अपन थोड़ा गौर करें। अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली इसलिए कह सकते हैं कि इसमें पहले इंजन को जल के द्वारा ठंडा किया जा रहा है और फिर जल के द्वारा जो जल अपना इंजन जो गर्म होता है वो जल के माध्यम से उसकी ऊष्मा जल लेकर कहाँ आएगा, रेडिएटर में, और रेडिएटर से फिर जो ऊष्मा होगी वायुमंडल में जाएगी। एक प्रकार से इसको अपन अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली कह रहे हैं। और जबकि वायु शीतलन प्रणाली में क्या होता है, वायु शीतलन प्रणाली में सीधा सीधा वायुमंडल में ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए वायु शीतलन प्रणाली को अपन प्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली बोलेंगे और जल शीतलन प्रणाली को अपन अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली अपन इसको क्यों कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे आपने अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली समझ गए होंगे कैसे कैसे इसको क्यों कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं, और वायु शीतलन प्रणाली को अपन प्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली क्यों कहते हैं, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, है ना। इस प्रणाली में अब आगे अपन देखते हैं, इस प्रणाली में इंजन की अनावश्यक गर्मी को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो बता सकता है। जैसे कि इंजन की अनावश्यक गर्मी को हटाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल का उपयोग किया जाता है, अनावश्यक गर्मी को हटाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, इस विधि में एक रेडिएटर होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा जाएगा, जिसके अंदर पानी भरा जाता है। इंजन सिलेंडर के चारों ओर पानी घूमने के बाद इस विधि में इंजन सिलेंडर के चारों ओर पानी घूमने के बाद पानी एक बार फिर होज पाइप द्वारा
रेडिएटर में आ जाता है। ठीक है, अब कैसे आता है रेडिएटर में? क्योंकि जो रेडिएटर जो होता है वो इंजन के पास में ही लगाया जाता है, इंजन के बराबर भी लगाया जाता है। कुछ इंजनों में, कुछ गाड़ियों में इंजन के ऊपर भी रखा जाता है, कुछ में बराबर भी लगाया जाता है। कुछ इसके अंदर, अब जैसे मान लो कि अपन जो ग्रेविटी फोर्स जो होता है उसके कारण से भी पानी नीचे आता है। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलर चलता रहता है। कुछ इंजनों में वाटर पंप लगाए जाते हैं जिससे प्रेशर के साथ पानी को वाटर गैलरी में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके अपन वाटर पंप की भी पढ़ेंगे आगे, वाटर पंप कहाँ लगा होता है, कहाँ नहीं लगा होता है। और कुछ के अंदर ग्रेविटी फोर्स के कारण पानी का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर अपन अब आगे बढ़े, इसमें रेडिएटर में आ जाता है। फिर रेडिएटर की अपर टैंक से पानी पाइपों के द्वारा लोअर टैंक में आता है और इन पाइपों के ऊपर एक जाली नुमा संरचना होती है जो कि सीधी वायुमंडल के साथ कनेक्टेड या टच में रहती है। ठीक है, जिससे प्राय इंजन से आई हुई ऊष्मा अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को प्रदान की जाती है। ठीक है, अब अपन वीडियो दूसरा बनाते हैं।